नमस्कार मित्रों, आज मेरे साथ श्री उमेश चंद पांडे जी हैं, जो कि एक गणितज्ञ हैं। और गणित हम जैसे ही जानते हैं, गणित बहुत अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे को गणित से बड़ा डर जैसा लगता है। और यही पांडे जी जो हैं, गणित को कैसे रोचक बनाया जाए, कैसे सरल बनाया जाए, इसी दिशा में प्रयासरत हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। एक हमारा टॉपिक है जीरो। जीरो, जैसे कि हम जानते हैं कि जीरो, अगर मैथ्स में जीरो कभी अगर आता है तो किसी बच्चे के लिए या किसी छात्र के लिए उसकी उस समय क्या स्थिति होती है। तो हम आज जीरो पे ही बात करेंगे। पांडे जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि जीरो की उत्पत्ति कैसे हुई। अच्छा जी, नमस्कार रतन जी। आपने जीरो की उत्पत्ति के बारे में बात करी। तो देखिए, शून्य को तो हम बहुत लंबे समय से इसकी बातें करते हैं जी। हमारे इतिहास में देखेंगे तो 300 BC करीब में भी पिंगल ने शून्य की बात कही। संस्कृत में हम शून्य की बात करते रहे जी। 300 BC में भी करीब आप शून्य की बात करते थे। अब यह है कि उसको जो आकार है वो नहीं आया था। अगर आप बेबीलोन की सभ्यता देखें, वो भी करीब करीब 300 BC के करीब ही है जी। और मेसोपोटामिया साइट को फिर ये ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि वो जीरो का उपयोग करते हैं। और जीरो के लिए भी वो एक हुक जैसी कोई संरचना है जी। जैसे आप ये जैसे ऐसा और फिर ऐसा, इस टाइप से वो जीरो को दिखाते हैं जी। तो और इसके बाद अगर आप इस टाइमलाइन में आगे बढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे कि भाई 400 AD के लगभग जो मैक्सिको की सभ्यता है, जी जी, जिसको माया सभ्यता कहते हैं जी, माया। तो माया सभ्यता बड़ी प्राचीन सभ्यता और बड़ी फेमस सभ्यता है। गणित के क्षेत्र में इन लोगों का काफ़ी काम है। तो वहाँ पर भी आप जीरो को उन्होंने दिखाया है और जीरो को जैसे आँख की जैसी संरचना है उस टाइप से वो जीरो को दिखाते हैं। तो उन सबों के अपने एक नंबर सिस्टम तो पहले से है। और उसके बाद आते आते हम 500 से लेकर आप मान लीजिए करीब करीब 600 के बीच में, 600 भी नहीं कहिए आप, इसको कहिए 500 के करीब बीच में, 500 AD के करीब में जी। तो 500 AD के करीब में जो आर्यभट्ट का जमाना है, 476 में उनका जन्म हुआ था, 550 तक वो रहे थे। तो उसमें करीब मान लीजिए कि 500 AD में उन्होंने शून्य की परिकल्पना करी और उन्होंने ये नंबर सिस्टम हमारा चल ही रहा था और उन्होंने फिर वहाँ पर कोई एक डॉट रख दिया, छोटा सा। उनके दिमाग में आया कि भाई जब 5 4 3 2 1 है तो शून्य भी होना चाहिए, ऐसी उनके दिमाग में बात आई। लेकिन उस वक्त इस बात को करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि नेचर में आपको कोई चीज़ ऐसी दिखती नहीं। उन दिनों में कहते थे कि भाई चीज़ें खत्म हो गई, समाप्त हो गई, नील हो गई, हाँ, शिफर हो गई, इस टाइप की बातें हम करते थे। तो वहाँ पर को आपका उन्होंने एक डॉट जैसा आकृति को रखा उसमें, और लेकिन उनके दिमाग में ये बात आ गई कि शून्य को होना चाहिए। ये एक बड़ा अचीवमेंट था। आप देखें कि वो बिहार में ही थे, कुसुमपुर में जी। तो वो ये काम उन्होंने किया शून्य को। लेकिन शून्य को जो शेप की बात है, तो शून्य को जो शेप दिया, वो शेप तो दिया आपके ब्रह्मगुप्त ने। ओके, वो 6वीं शताब्दी के लगभग की बातें हैं। जो जीरो वाला शेप आप देखते हैं वो दिया ब्रह्मगुप्त ने। और ब्रह्मगुप्त तो इससे आगे भी गए, उन्होंने कई ऑपरेशन भी उसमें डिफाइन करे। जी जी। जैसे उन्होंने कहा मान लीजिए n कोई नंबर है, जैसे 1 2 3 4 है, तो n+0 = n, n-0 = n, और n × 0 = 0। ओके। और लेकिन उन्होंने लिखा n/0 = 0 भी लिखा उन्होंने। यहाँ पर वो मिस्टेक थे, लेकिन ये शुरुआती तौर पर था। तो हम आगे बढ़ते गए इस टाइमलाइन में। फिर हमारे वहाँ आगे काम होते होते आप देखिए कि 11वीं शताब्दी में भास्कराचार्य जी, उन्होंने भी गणित के कई ऑपरेशन दिए ब्रह्मगुप्त को आगे बढ़ाते बढ़ाते, और वो करीब करीब उनके ऑपरेशन को अभी भी हम फॉलो करता है। उन्होंने लिखा कि n/0 = इन्फिनिटी लिखा। अच्छा भाई, n+0 = n, n-0 = n, n × 0 = 0, लेकिन n/0 = इन्फिनिटी लिखा। और अभी भी आप देखते हैं इसको करते हैं, यद्यपि ये गलत है, n/0 = इन्फिनिटी नहीं है। अच्छा, हाँ, वो इन्फिनिटी नहीं होता है। लेकिन उस वक्त के हिसाब से, लेकिन क्या उनके बाद में दिमाग में बात थी
उनको उस समय वैसे ही इस बात को लिखा। जी जी। तो इस टाइप से आप देखें कि ये जीरो का क्रमिक विकास है, लेकिन ये जीरो का विकास ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। और पूरे दुनिया में अगर भारत को किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो हमारी तो ये करीब करीब अकेले ही उपलब्धि है मेरे ख्याल से कि भाई जीरो को हमने खोजा और जीरो का श्रेय निश्चित रूप से भारत को दिया जाता है। धन्यवाद। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न मेरा है, जैसे आपने कहा कि आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की बात आपने की, तो उनका भारतीय गणित के क्षेत्र में और क्या योगदान रहा, या जीरो से रिलेटेड कोई योगदान? किनका? ये आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त का। नहीं, देखिए आर्यभट्ट का और ब्रह्मगुप्त, देखो जीरो तो एक चीज थी, उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी में काफी काम है उनका, आर्यभट्ट का। जी। त्रिकोणमिति में उनका काम है। ब्रह्मगुप्त का देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये ब्रह्मगुप्त की देन है। जी। तो ये में जो भी, जी हाँ, ये तो मतलब ये तो काफी काम करता है। उसमें से एक काम जीरो का है, अन्य काम उनका ज्योमेट्री में उन लोग का काम है। जी। लेकिन उन तमाम कामों में से एक काम उनका जीरो का भी है, जिस पर एम्फेसिस देना जा रहा है। जी ठीक है, धन्यवाद। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जीरो का जो विभिन्न ऑपरेशंस हमारे गणित में होते हैं, चाहे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, 4 ऑपरेशन है, तो उसमें जीरो का प्रभाव कैसे पड़ता है, या क्या प्रभाव पड़ता है जीरो का? देखिए जीरो तो देखिए आप पहले तो समझें कि भाई जीरो जो है उसने नंबर सिस्टम को विस्तार दिया है। नंबर सिस्टम को विस्तार ऐसा दिया कि भाई देखिए, अगर जब तक जीरो की बात नहीं थी तब तक नेगेटिव नंबर की बात करना मुश्किल था। यदि हमारे वहाँ ब्रह्मगुप्त ने नेगेटिव नंबर की बात की है, उन्होंने डेप्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया, और इटली में भी वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हुआ। आप जानते हैं भारत का जीरो जो था भाई, वो भारत से तो चला, आप देखिए कि उसको एक मान्यता भारत में पैदा हुई उसके लिए, और उसके बाद भाई भारत के कुछ लोग ये कंबोडिया वगैरह गए होंगे, कंबोडिया में पहुंचा, खमेर वहाँ की भाषा है जी, तो वहाँ पहुंचा, वहाँ से चाइना पहुंचा, चाइना से कहते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज में पहुंचा, और इस्लामिक कंट्री में अल-ख्वाज़मी थे। अच्छा। अल-ख्वाज़मी वहाँ के बगदाद के एक जाने माने गणितज्ञ थे। उन्होंने एक किताब लिखी, हिंदू अर्थमेटिक। अच्छा। और अपनी भाषा में लिखी, लेकिन उसको हिंदू अर्थमेटिक नाम से कह सकते हैं आप उसको। तो वो फिर वहाँ से वो मिस्र पहुँची किताब, और मिस्र से फेबोनिची मिस्र आए थे। अच्छा। फेबोनिची के परिवार दिखता है एक व्यापारी परिवार था, तो वो उनके पापा उनको भेजते थे, लेकिन फेबोनिची जो गणित में बड़ा इंटरेस्टेड था, उसको बड़ा इंटरेस्ट था गणित का जी। वो जगह जगह जाता था, लोगों से पूछता था यार कुछ नई चीज़ बताओ जी। तो उसके हाथ वहाँ लगे, और उसके बाद उसने उस जीरो को उठा के फिर अपना न्यूमरल, भारत का जो न्यूमरल सिस्टम को उठा के वो फिर इटली ले गए, और फिर वहाँ पर इन्होंने इस नंबर सिस्टम को, उनके वहाँ तो जो रोमन चलती थी नहीं था, बैंक्स वगैरह में रोमन ही चलती थी, जैसे 1 2 3 4 5 10 को आप एक्स से लिख रहे हैं, इस टाइप चलता था। तो लेकिन वो जब जीरो वहाँ गया, भारत का नंबर सिस्टम वहाँ पहुँचा और दार्शनिक पद्धति वहाँ पहुँची, तो उन्होंने पाया भाई इससे काम करना बड़ा सरल है। देखिए आप अगर रोमन में अगर आप उनको जोड़ना करेंगे रोमन में, 10 + 10 = 20 आप कह तो रहे हैं, हाँ। लेकिन जोड़ेंगे कैसे? ऐसा सिस्टम नहीं था या गुणा करने का ऐसा सिस्टम नहीं था। लेकिन हमारी जो दार्शनिक पद्धति है, इसमें गुणा करना, भाग करना, जोड़ करना, घटाने का बड़ा ईजी है। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा हूँ, बहुत ईजी है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो फिर यद्यपि भाई देखो हर देश का अपना एक होता है, वो चाहता है कि हम अपनी संस्कृति को प्रिजर्व रखें, लोग दूसरी चीज़ को एकदम से नहीं अपनाते हैं जी। लेकिन क्योंकि ये गुणा भाग करने में, इस्तेमाल करने में बड़ा इजी था, तो वहाँ के बैंक्स ने उसको ऑप्ट कर लिया, और जब बैंक्स ने ऑप्ट कर लिया तो लोगों को लगा कि भाई इसके साथ काम करना बड़ा सरल है, तो फिर वो करीब करीब आप समझिए पूरे यूरोप में फैल गया। इसी से क्वेश्चन पूछ रहा था मैं आपसे, रोमन में शायद जीरो के लिए कोई नहीं, जीरो के लिए ऐसा तो अजीत तो कुछ दिखता नहीं। देखिए पहले से जीरो की अवस्था पड़ती नहीं थी। नेचर में क्या था कि भाई किसी पेड़ में 4 आम होंगे या 3 आम होंगे या 2 आम होंगे, 1 आम होंगे, फिर आम खत्म हो गए, इस टाइप का था। तो उसकी जरूरत नहीं थी, और नेगेटिव नंबर की कोई बात नहीं थी।
भाई पास्ट ऐसा नेगेटिव होगा। नेगेटिव नंबर को भी देख, मैंने आपसे कहा कि ब्रह्मगुप्त ने नेगेटिव नंबर की बात करी और फिर आगे आते जाते अनेक गणितज्ञों ने भी करी क्रमशः। लेकिन गणित फिर भी जो आप देखेंगे कि भाई गणित में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी उसमें नेगेटिव नंबर, भास्कराचार्य ने लिखा कि भाई नेगेटिव नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब वो सॉल्व करते नेगेटिव नंबर भी आ रहे थे। जी जी। लेकिन वो लिखते थे कि भाई इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दीजिए, एज इसका प्रयोग नहीं कीजिए। लेकिन इसको सबसे पहले नेगेटिव नंबर को जो एस्टेब्लिश किया रेने डेस्कार्टे ने। अच्छा। रेने डेस्कार्टे आपके फ्रांस के गणितज्ञ थे और जो जिन्होंने आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डेस्कार्टे की है, तो उन्होंने इसको मतलब लाइमलाइट में लाई। उन्होंने ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया, जी जी, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में उन्होंने कहा कि भाई 2,3 जी जी प्लस प्लस, यस, सेकंड में -2,3, थर्ड में -2 -3, फोर्थ में 2 -3। इस टाइप से उन्होंने नेगेटिव संख्या को रेलिवेंट बना दिया। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने बात है ना, जिसने नेगेटिव नंबर को इम्पोर्टेंस दी। एंड आफ्टर हिम इट वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये उसमें हुआ नेगेटिव नंबर में। ठीक है। तो जीरो का आप देखते हैं कि जब जीरो आया तब नेगेटिव नंबर की बात है आगे बढ़ गई, तब आगे बढ़ गई। अब आप देखें ना, जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, आप एक और को तो 1 2 3 4 5, अगर इसके अपोजिट जाएंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, तो इसलिए आपको -1 -2 -3 -4। देखिए नेगेटिव नंबर एज इट इज नेगेटिव नहीं है, ये डायरेक्शन को शो कर, डायरेक्शन को शो कर। जी ठीक है, धन्यवाद। एक मेरा क्वेश्चन है कि जब हम किसी एग्जाम लेते हैं, कोई परीक्षा लेते हैं, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, और बच्चे का अधिकतर कहीं 0 आ जाता है, कई मार्क्स में अगर 0 आते हैं, तो हम उसको कैसे एसेस करें, या बच्चे के बारे में क्या प्रोग्रेस पेरेंट्स को दें? क्योंकि 0 को समझते हैं कि 0 तो इसका मतलब कुछ नहीं है। अभी तक जो मतलब आम में बोलचाल में है, लोगों का मतलब है 0 इसका मतलब इसको कुछ नहीं आता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम खाली उसको 0 से आंक रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसको कुछ नहीं आता है। इसको हम कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, या पेरेंट्स को कैसे जस्टिफाई करें? हाँ पंडित, देखिए आप जब आप बच्चे का किसी पर्टिकुलर चीज में टेस्ट ले रहे हैं जी, अब जरूरी नहीं है बच्चे को वो पर्टिकुलर चीज आए, तो उसमें नंबर उसके 0 भी आ सकता है, कम हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं आता नहीं कर सकते। हाँ, ये जीवन तो अनेक डायमेंशन से मिलकर बना हुआ है। जी जी, ये मैं अनेक क्षेत्र है काम करने के जी। उसमें से कोई ऐसा क्षेत्र जिसको नहीं आता, बाय द वे आप एक मछली का टेस्ट करें कि वो पेड़ में चढ़े, तो पेड़ में कैसे चढ़ेगी? तो नंबर 0 दे देंगे आप। लेकिन इसका तो कतई मतलब नहीं है कि वो 0 है। हाँ, ये मैं जानना चाहता हूं। जी जी भाई, अब बाय द वे आप ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके। भाई जो चीज जिसको नहीं आती वो कैसे करेगा, उसमें 0 हो जाएगा, है ना। अगर आप हमसे कहो कि भाई फाइटर प्लेन उड़ाइए, जी जी जी, तो नंबर 0 ही देंगे। तो ठीक है, उस डिसिप्लिन में आदमी 0 है जी। लेकिन जीवन के अनेक क्षेत्र हैं जिसमें आदमी बहुत अच्छा होता है। आप तेंदुलकर को ले लीजिए, भाई अगर वो कई क्षेत्र में अच्छा नहीं है तो कई क्षेत्र में ऐसा है जिसको लोग भगवान करें, क्रिकेट का भगवान करें। जी जी। तो आप 0 से, तो आप ये जरूर है कि आप ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आदमी के पास ज्यादा कॉम्पिटेंसी नहीं है, बस इतना ही कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा नहीं कह सकते। मेरा मानना भी यही है ना जी। मेरा मानना भी कि हम पेरेंट को भी बता सकते हैं जी कि आपका बच्चे ने क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है या उसने नहीं पढ़ा है तब इसलिए 0 है। ये नहीं कह सकते कि उसको नहीं आता है कुछ। धन्यवाद जी। मेरा आखिरी क्वेश्चन है सर, कि बहुत कैसा क्वेश्चन है कि अगर 0 हमारी संख्या पद्धति में नहीं होता तो हमें ये कैसे प्रभावित करता, या हमारे मैथमेटिक्स को कैसे प्रभावित करता? देखिए, अगर आपका 0 नहीं होता जी, तो यू विल बी स्टिक एट नेचुरल नंबर्स, वहीं पर अटक जाते हैं आप जी, है ना जी। नेचुरल नंबर से देखा आप, जीवन तो चल ही रहा था, लेकिन जीवन को विस्तार तो ये नेचुरल नंबर है, उसके बाद आपका होल नंबर आया, उसके बाद आपके नेगेटिव नंबर इन्होंने दिया, ठीक है ना जी जी। आपका नेचुरल नंबर तो चल ही रहा था, फिर आपका उसके बाद 0 आ गया जी जी, उसके बाद नेगेटिव नंबर आ गए। देखिए जब तक का आपका 0 नहीं आया तब तक का नेगेटिव नंबर को आप बहुत जस्टिफाई नहीं कर पाए। 0 जो चीज है
भाई आपके जेब में, भाई आप जैसे भाई जब आप नैनीताल से आ रहे हैं, नैनीताल से आते आते आप अल्मोड़े में आ गए तो यहाँ पर 0 हो गया जी, है ना जी। फिर यहाँ से आए को दूसरे को जा रहा है तो कहेंगे 0 तो आवश्यक है। तो आप देखिए कि भाई आपका नंबर सिस्टम आगे बढ़ता ही नहीं, आप केवल नेचुरल नंबर तक रहते, आप नेगेटिव नंबर की बात नहीं करते जी, आप फ्रैक्शन की बात नहीं करते, आप इरेशनल नंबर की बात नहीं करते, आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करते, तो करीब करीब आपकी फिजिक्स अटक जाती जी। आप ये लाइट को आप डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि लाइट के लिए तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता होती है, या कर पाते तो आपको मुश्किल तरीकों से करते हैं। तो 0 ने तो एक हिसाब से समझिए कि पूरे साइंस को एक नई दिशा दे दी, उसको स्पष्ट करने का एक नया टूल दे दी, अलग टूल दे दी। लेकिन आपने भी कहा था कि 1/0 को उन्होंने इन्फिनिटी लिखा। हाँ, 1/0 को इन्फिनिटी, या एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी हालांकि टॉपिक का बिल्कुल अलग है, तो कैसे उसको हम जस्टिफाई करते हैं, फिर हम उसको क्या लिखें? देखिए क्या कहता है भास्कराचार्य ने जो लिखा, उन्होंने तो लिखा कि वही 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी लिखा उन्होंने। जी। अब इन्फिनिटी तो देखिए, इन्फिनिटी का मतलब है ऐसा नंबर जिसके बारे में हमको पक्का मालूम नहीं है, कोई नंबर है ही नहीं। एक्चुअली इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट इज जस्ट अ कंसेप्ट। देखिए इन्फिनिटी फिजिक्स में आप देखेंगे तो आप लाइट का एक्सपेरिमेंट करते हैं जी, तो आप कहते हैं कि लाइट इन्फिनिटी से आ रही है ना? जी जी। वो रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। लेकिन आप इन्फिनिटी का, आप तो कमरे के अंदर बैठे थे, कहाँ से इन्फिनिटी हो गया? तो आप तो केवल इतना कर रहे हैं कि भाई उससे ऐसी डिस्टेंस जो अप्रोचेबल नहीं है या जिससे हमारा खास मतलब नहीं है, उसको इन्फिनिटी कहते हैं। जो भी चीज अप्रोचेबल नहीं है, या जिस सब्जेक्ट में, जैसे आप फिजिक्स में बात कर रहे हैं, आपकी लाइट पीछे से आपका लाइट आ रही थी कमरे के अंदर ही मान लीजिए जी, और फिर वो किसी लेंस से टकरा कर मुख्य अक्ष में वो फोकस में आई, तो आपने कहा किरण इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी का मतलब केवल इतना है फिजिक्स की भाषा में, तो ये कि भाई जो जगह अप्रोचेबल नहीं है, या फिर आप कहें कि भाई जिस डिस्टेंस से हमारा खास ताल्लुक नहीं है, उसको भी हम इन्फिनिटी कह दें। जी जी। इन जनरल इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि भाई अगर मैथमेटिक्स की भाषा में आप बात करें तो इन्फिनिटी का मतलब है विच इज नॉट अप्रोचेबल, विच इज नॉट अप्रोचेबल, है ना? मतलब जिसको आप एक्यूरेट रूप से किसी पॉइंट को लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आप कहें कि भाई बाहर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड किस पॉइंट में जाकर शून्य हो जाता है, तो वो ठीक पॉइंट को लोकेट करना मुश्किल है। तो इन जनरल वी से दैट इज इन्फिनिटी, ओके, है ना? राइट। और मैथमेटिक्स में अगर नंबर सिस्टम में आप देखें तो आप 1 2 3 4 बढ़ाते जाइए, और बहुत बढ़ाते जाइए, तो लास्ट में आपका तो इनफाइनाइट हो गया। अगर उसको घटाते जाइए 1/10 1/100 जाइए, तो आप कहेंगे कि भाई लास्ट में इनफाइनाइट हो गया, है ना? लेकिन इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर। अब क्योंकि आप उस पॉइंट को लोकेट, लेकिन जैसे उस पॉइंट को लोकेट कर देंगे दैट विल बिकम फाइनाइट हो जाएगा। तो आप जो बात कर रहे हैं कि 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, इसको आप गलत क्यों कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। देखिए आपको इसको समझने के लिए दो बात, देखिए आप पहले तो हम भाग की प्रक्रिया को समझे जी। जब हम भाग करते हैं, मान लीजिए आपका पास 1 सेव है, उसका हमको 2 लोगों को बांटना है, तो हमने 1/2 के 2 भाग हो गए। 5 को बांटें तो 5 भाग हो गए, ठीक है ना? जी जी। और खाली एक को ही देना है तो पूरा दे देंगे, ठीक हो गया। लेकिन 1/0 का कोई सेंस नहीं आया, क्या कहेंगे उसको? भाई मैक्सिमम आप क्या कर सकते, सेव को पूरा एक दे सकते थे, या 5 में बांटते तो 5 बराबर भाग करके दे देते, ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन 1/0 का कोई सेंस नहीं आया ना। 1/0 देखो, इतना ही तो साइंस है। पर जो भी चीज आपको साइंस नहीं देगी वो फिर साइंस के अंदर नहीं है। साइंस के अंदर तो आपको साइंस देना जरूरी है। तो 1/0 जब आप कहेंगे जी, तो इसका मतलब है ये चीजें गलत हो गई। भाई 1/1 का मतलब तो क्या था कि आपने 1 सेव 1 को दे दिया, ठीक हो गया। 1/2 का मतलब क्या, 1 सेव को 2 लोगों को बांट दिया, ठीक। 1/3 का मतलब उसको 3 को बांट दिया। लेकिन 1/0 का ऐसा कोई सेंस नहीं आ, तो गणित में शून्य से भाग नहीं दिया जाता है, ठीक। लेकिन जो शून्य को हम बात कर रहे हैं कि 1/0 को इन्फिनिटी जनरली हम जो कहते हैं, वो एक दूसरे टाइप का शून्य है।
शून्य पे आप देखिए, आप नंबर लाइन पे जब आप कहते हैं 5 4 3 2 1 0 शून्य, फिर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये कहते हैं जी। तो ये तो नंबर लाइन का जो एक्यूरेट शून्य है उससे तो आप भाग नहीं करेंगे। जो एक्यूरेट शून्य है उससे भाग नहीं होगा। लेकिन एक शून्य ऐसा जो अबाउट टू शून्य है, शून्य नहीं है लेकिन अबाउट टू शून्य। जैसे जीवन में आप देखते हैं, आप एक सेव खा रहे हैं जी, और आपने सेव खा लिया तो और आपने कहा कि भाई सेव शून्य हो गया, लेकिन शून्य तो नहीं हुआ ना, उसके अंदर के बीज है या छोटा सा भाग है, हाँ। कुछ बच गया। जी जी। आप आम खा रहे थे और आपने कहा आम खा लिया, शून्य हो गया, लेकिन पूरा तो शून्य नहीं हुआ, उसी गुठली में भी अब आम का बचा आम है। जीवन तो एप्लाइड फॉर्म है, और जो शून्य बात कर रहे हैं वो तो प्योर फॉर्म के बात है। प्योर वाले जो शून्य है, जो एक्यूरेट शून्य है, उससे तो भाग नहीं हो, लेकिन जो अबाउट टू शून्य है उससे भाग हो सकता है। जैसे आपने कहा कि भाई 1/0, अब अगर ये अबाउट टू 0 वाला है, मान लीजिए 0 का मतलब 0.000001 है, कुछ भी हो सकता है, उससे भाग करेंगे तो आप देंगे बहुत बड़ी संख्या आ गई। जी जी। उस बड़ी संख्या को हम इन्फिनिटी कहते हैं, मतलब एक बड़ी संख्या कहते हैं। जी जी जी। जिसको आप इन्फिनिटी कर रहे हैं या बड़ी संख्या कर रहे हैं उसको कहते हैं। ये अबाउट टू 0 वाला है। एक्यूरेट 0 जो नंबर लाइन का 0 है उससे आप भाग नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप देखते हैं कि भाई कभी आप गणित के ऑपरेशन करते हैं, कई जी जी गणित का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें कभी आपका जाएगा भाई x/0 जी, क्या लिखेंगे तो वहां पर तो गणित फेल हो गई, क्योंकि आप कहते हैं कि 0 से भाग नहीं हो सकता। तो वहीं पर को आपका लिमिट का कंसेप्ट आता है। गणित में जो लिमिट का कंसेप्ट है वो यहीं पर आता है। हम कहते हैं ठीक है 0 का हम मान नहीं निकाल सकते हैं, तो 0 के लगभग मान निकाल लेते हैं। ठीक ठीक, 0 के लगभग मान लीजिए आपका यहाँ पर 0 था तो 0 के बिल्कुल नजदीक का पॉइंट का मान निकालें, चाहे आप राइट हैंड से निकालें चाहे आप लेफ्ट हैंड से निकालें, तो उसी को मान को हम मान लें, अपने हमारा काम चल जाता है। तो लिमिट का कंसेप्ट यहीं से आता है। तो लिमिट का मतलब है वो उसके लगभग पॉइंट में, 0 के लगभग पॉइंट में मान निकालना है। अदरवाइज आप 0 से भाग नहीं जा सकते। जो प्योर 0 है, नंबर लाइन का 0 है, उससे भाग करने की बात नहीं है। ठीक बात है कि भाई जो अबाउट टू 0 है, लगभग देखो जीवन में तो सब अबाउट ही होता है, जिस है ना। हाँ, अबाउट ही जीवन में तो सब अबाउट ही होता है। तो उससे हम जब भाग करते हैं तब हम जनरली उसको इन्फिनिटी लिख देते हैं। ठीक, तो ये नेबरहुड का कंसेप्ट जो है ये भी समझ में बच्चों को आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता मैं, 0 को 1/0 को इवन नॉट डिफाइंड भी लिखा जाता है। हाँ, नॉट डिफाइंड ही है ना, नॉट डिफाइंड एग्जैक्ट वर्ड है। हाँ देखिए, इनफाइनाइट तो इट नॉट एग्जैक्ट वर्ड, नॉट डिफाइंड इज बेटर। और एक्यूरेट जो 1/0 एब्सोल्यूट 0 है जी जी, उससे तो नॉट डिफाइंड है ही है। नॉट डिफाइंड का मतलब यही है कि भाई आप 0 से भाग नहीं दे सकते। जो एक्यूरेट 0 है उससे भाग नहीं दे सकते जी, लेकिन जो अबाउट टू 0 है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आप जो कह रहे हैं कि भाई बड़ी संख्या इनफाइनाइट कह दे रहे हैं या कोई बड़ी संख्या हो जाएगी वाली बात है। लेकिन एक्यूरेट 0 जो नंबर लाइन का जो 0 है उससे आप भाग नहीं कर सकते। शून्य से भाग गणित में परमिशिबल नहीं है। दिस इज द लिमिटेशन। ओके, नंबर सिस्टम की लिमिटेशन। ठीक, हाँ। एक क्वेश्चन और था इसी से रिलेटेड। अगर हम एक्सपोनेंट्स में पढ़ते हैं, पावर्स एंड एक्सपोनेंट में, x to the power 0 है, a to the power 0 को 1 लिख देते हैं। a की, जैसे आपने कहा a की पावर 0 इक्वल टू हम लिख देते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो ठीक, देखिए आप उसको देखिए ना, जैसे a की पावर 0 का मतलब क्या है। देखिए मैं कहूँ तो a की पावर 5 - 5 कर लीजिए आप उसको। a की पावर 5 - 5 इक्वल टू a की पावर 5 अपॉन a की पावर 5 इक्वल टू 1। ऐसे ही 1, ऐसे ही मतलब बाय द वे आपने कहा a की पावर 0, जैसे a की पावर x - x कर लीजिए। ओके, a की पावर x बट्टे a की पावर x, ठीक, 1। ऐसे इसको समझाया जी हाँ। मतलब ये a की पावर मतलब घात है ना वो। घात का मतलब है कि भाई कुछ अंश में है, कुछ हर में भी है, कुछ अंश में कुछ हर में। तो आपने कहा a की पावर 5 - 5, a की पावर 0 का आपने a की पावर 5 - 5, इसका मतलब था a की पावर 5 ऊपर भी है, a की पावर 5 नीचे भी है, काटेंगे तो 1 आ जाएगा जी। ठीक है पांडे जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपसे बहुत बातें हुई 0 के विषय में। ठीक है, अगली बार कोशिश करेंगे कि हम कुछ नया टॉपिक लेके बात करें और इसी गणित की रोचकता को आगे बढ़ाए रखें। जी हाँ जी, आवश्यक है कि बच्चे एक उम्र में चीज़ों को जाने। जी, ऐसा है कि भाई कोई चीज़ें जो है
आदमी को एक उम्र में जाननी चाहिए। एक उम्र के बाद आप जानेंगे तो उसमें आप बहुत जीवन में आगे नहीं जा पाएंगे। तो जिस उम्र में बच्चे 11, 12 में या 9, 10 में होते हैं, वहाँ पर ये छोटी छोटी बात को जान जाए तो फिर वो देखेंगे कि आगे वो छलांग लगाएंगे, बड़े काम करेंगे। जी जी, वो जूझेंगे नहीं। जी जी, है ना। नहीं तो अगर वो बड़े होते होते चीज़ों को समझेंगे तो फिर बहुत बड़े काम करना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं ना, अर्ली अगर एज पे कोई चीज़ सीखने की ललक बन जाए तो वो लॉन्ग लास्टिंग और काफ़ी आगे तक ले जाती चीज़ों को। हाँ भाई, ये आवश्यक है।